हेलो एवरीवन। आज हम लोग जो क्वेश्चन डिस्कस करने वाले हैं वो है भारतीय चुनाव प्रणाली की विशेषताएं या लक्षण बताएं। फीचर्स ऑफ इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम, यानी भारत में चुनावों को लेकर के जो जो तौर तरीके अपनाए जाते हैं, जो भी रूल रेगुलेशन काम कर रहे हैं, जो भी अहम जो तथ्य हैं भारत की चुनाव व्यवस्था से संबंधित, तो उसके जो मेन मेन विशेषताएं हैं भारत की चुनाव प्रणाली की, निर्वाचन प्रणाली, इस क्वेश्चन में हम लोग डिस्कस करते हैं। ठीक। तो पहली जो विशेषता है इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम की, जो पहली कैरेक्टरिस्टिक है वो है वयस्क मताधिकार। यानी हमारे यहाँ पर वयस्क मताधिकार की व्यवस्था की गई है और मेल और फीमेल के बीच में किसी तरह का कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है। स्वतंत्रता के बाद जब हम इस प्रावधान को आर्टिकल नंबर 326 के अकॉर्डिंग जब इसको इम्प्लीमेंट किया गया, तो इसमें जो एक ही एलिजिबिलिटी इसमें रखी गई 18 वर्ष की। जो भी भारत का नागरिक हो, 18 वर्ष की एज वो कंप्लीट करता हो, पागल या दिवालिया ना हो, तो इन कंडीशंस को जो भी पूरा करता है उसको जो है वोटिंग का राइट दिया गया है। राइट टू वोट उसको मिला हुआ है अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326। तो इसमें मेल और फीमेल के बीच में कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, कोई भेदभाव नहीं है, वर्गों के आधार पर कोई किसी तरह का भेदभाव नहीं है। तो पूरी जनता को इक्वली ये राइट दिया गया है, जो भी एज का जो वेट करता है कंडीशन। अगर हम टोटल वोटर्स की संख्या को देखें, तो जो 17वीं लोकसभा के इलेक्शन, धीरे धीरे जो है ये जो संख्या ये बढ़ रही है। 17वीं लोकसभा के इलेक्शन में 89 करोड़ से ज़्यादा जो है वोटर हमारे रहे हैं। तो यानी जैसे जैसे इलेक्शन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे टोटल वोटर्स की जो संख्या है वो भी इंक्रीज हो रही है। अब जैसे 25 जनवरी को नेशनल वोटर डे सेलिब्रेट किया जाता है इलेक्शन कमीशन के द्वारा। तो इसी वजह से है कि जो न्यू वोटर्स हैं, जो यूथ है, वो उनका इनरोलमेंट बढ़ाया जा सके। यानी जो चुनाव प्रक्रिया है हमारी, उस चुनाव प्रक्रिया का पार्ट उनको बनाया जा सके, वोटिंग का राइट उनको दिया जा सके। ओके। तो पहली विशेषता तो ये हो जाती है। दूसरी विशेषता है प्रत्यक्ष इलेक्शन, डायरेक्ट इलेक्शन। जो डायरेक्ट इलेक्शन है, डायरेक्ट इलेक्शन का मतलब होता है कि जो वोटर होता है वो डायरेक्ट यानी खुद जाके प्रत्यक्ष तौर पर वोटिंग कर रहा होता है। उसके नुमाइंदे वोटिंग नहीं कर रहे होते हैं, वह खुद वोटिंग कर रहा होता है। जैसे लोकसभा के इलेक्शन होते हैं तो लोग करते हैं, जो भी पब्लिक है वो वोट करती है, तो खुद हम लोग पोलिंग बूथ के ऊपर जाते हैं, ईवीएम के थ्रू जो है वोटिंग करके आते हैं। इसी तरह स्टेट असेंबलीज के जिस टाइम पे इलेक्शन होते हैं, विधानसभाओं के भी इलेक्शन होते हैं, एमएलए के जो इलेक्शन होते हैं, तो उसमें डायरेक्ट इलेक्शन है। जो पंचायती राज के इलेक्शन होते हैं उसमें डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था है। यानी जो रिस्पॉन्सिबल पब्लिक के प्रति और रिस्पॉन्सिबल जो इंस्टीट्यूशंस हैं के जो इलेक्शन होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शन की व्यवस्था करी गई। इनडायरेक्ट इलेक्शन भी की भी व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। जैसे राज्यसभा के सदस्यों का चुनाव है, राष्ट्रपति का चुनाव है, उपराष्ट्रपति का चुनाव है, या फिर जिन राज्यों में राज्य विधानमंडल के दो सदन है, विधानसभा विधान परिषद, वहाँ पर विधान परिषद के जो इलेक्शन है वो इनडायरेक्ट इलेक्शन होते हैं। लेकिन जैसा मैंने बताया कि जो जिनका उत्तरदायित्व ज़्यादा है पब्लिक के प्रति, पब्लिक के को रिप्रेजेंट करने वाले जो भी सदन है, उनका जो इलेक्शन की व्यवस्था है वो डायरेक्ट मेथड के थ्रू। ओके। तो नेक्स्ट इसमें आ जाता है संयुक्त निर्वाचन, ज्वाइंट इलेक्टोरल की व्यवस्था हमारे यहाँ पर करी गई है। जैसा स्वतंत्रता से पहले कि हमारे यहाँ पर ब्रिटिश रूल होता था, तो ब्रिटिश रूल के दौरान 1909 का अधिनियम जो आया, तो उसमें एक नई प्रणाली इंट्रोड्यूस करी गई थी, जो सोसाइटी के लिए भी एक किस्म से विघटनकारी पॉलिसी थी, जिसमें मुस्लिमों के लिए अलग चुनाव प्रतिनिधित्व डिसाइड कर दिया गया था। फिर जो 1919 का एक्ट आता है उसमें फिर अलग वर्गों के लिए कुछ और अन्य वर्गों के लिए उसको इंट्रोड्यूस किया गया उस आधार पर। उसके बाद फिर 1935 वाले कुछ और वर्गों, यानी काफ़ी वर्गों को
जो इलेक्टोरल जो राइट है वो अलग दे दिया गया है। इसका सीधा मतलब क्या है कि जैसे अगर कोई मुस्लिम कैंडिडेट इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो केवल उसको जो वोट करेंगे वो मुस्लिम ही उसको वोट करेंगे। अब ये वर्तमान में इस तरह की कोई पॉलिसी नहीं है, वर्तमान में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है। पहले ऐसा था, सिख हैं तो सिख करेंगे, जैसे जो भी अदर जो क्लासेज हैं उनके लिए फिर व्यवस्थाएं करी गई। अलग चुनाव प्रणाली थी, यानी हम यदि आधिकारिक रूप से कहें, सांप्रदायिक चुनाव प्रणाली को विकसित किया था अंग्रेजों ने यहाँ पर। लेकिन जैसे ही हम लोग आज़ाद हुए, तो हमने उस प्रणाली को छोड़ दिया और वर्तमान में संयुक्त निर्वाचन की व्यवस्था है। एक निर्वाचन क्षेत्र के, जैसे मान लो संसद का इलेक्शन होता है, तो जो एक संसदीय क्षेत्र होता है, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, उसमें जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, उस कैंडिडेट को कोई भी किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति वोट कर सकता है। किसी भी समुदाय, धर्म, कास्ट से बिलोंग करने वाला व्यक्ति उसको वोट कर सकता है। तो इस तरह की कोई बाध्यता नहीं है कि जो कैंडिडेट की जो कम्युनिटी है, जो समुदाय है, वही उसी समुदाय से बिलोंग करने वाले लोग उसको करेंगे। वर्तमान में क्या है, ज्वाइंट इलेक्टोरल सिस्टम हमारे यहाँ। नेक्स्ट है इसमें गुप्त मतदान यानी सीक्रेट बैलेट। जो भी वोटर हैं, जो वोटर वोट करके आते हैं, वोट डालने के लिए जाते हैं जिस टाइम पे पोलिंग बूथ के ऊपर, तो वहाँ पर इस तरह की व्यवस्था कर रखी है कि जो वोट डालने का निश्चित किया गया जो स्थान है, उसमें किसी को ये पता न लगे कि जो भी कंसर्निंग वोटर आया है, उसने किसको वोट किया है। तो अब जैसे भी ईवीएम के थ्रू वोटिंग होती है, तो जहाँ पर ईवीएम रखी जाती है, तो उस जगह को बड़ा सेलेक्टिव तरीके से, किस्म से चूज किया जाता है और वहाँ पर एक पर्दा जैसे लगाया जाता है, उस क्षेत्र को कवर किया जाता है तीन जैसे दिशाओं से, और एक जो साइड होती है वो खाली छोड़ दी जाती है ताकि वहाँ से वोटर आए और वोट डाल के अपना वापिस आ जाए। तो जो बटन दबाया जाता है वो किसी को भी उसके बारे में, इवन जो वहाँ पर पोलिंग जो अफसर्स होते हैं, उनको भी यह मालूम नहीं पड़ता कि इसने किसको वोट दिया। ओके, तो एक विशेषता ये हमारे यहाँ पर है, सीक्रेट बैलेट की व्यवस्था है। हालांकि राज्यसभा के सदस्यों का जो इलेक्शन होता है, अच्छे कानून के द्वारा उसको ओपन वोटिंग के तौर पर उसको रखा गया, बट उसके ऐसा करने के पीछे कई जो हो वो जायज वजह उसमें रही। एक सदस्यीय निर्वाचन क्षेत्र, अगला जो पॉइंट है वो सिंगल मेंबर्ड कॉन्स्टिट्यूएंसीज का व्यवस्था हमारे यहाँ पर है। जो भी चुनाव क्षेत्र होते हैं, हर चुनाव क्षेत्र से एक व्यक्ति के चुने जाने की व्यवस्था होती है। स्टार्टिंग के जो इलेक्शन हुआ था, आई थिंक 1967 तक जो व्यवस्था थी, वो थी दो सदस्यों के चुनाव की व्यवस्था। यानी जैसे एक निर्वाचन क्षेत्र से एक व्यक्ति तो चुना जाता था अनरिजर्व कैटेगरी से, यानी जो जनरल कैटेगरीज हैं उनका व्यक्ति चुना जाता था, और जो दूसरा कैंडिडेट होता था वो आरक्षित जो समुदाय है उस सीट से, उस वर्ग से चुना जाता था। तो यानी दो किस्म से बहुसदस्यीय चुनाव क्षेत्र होते थे, लेकिन उसके बाद इस प्रणाली को छोड़ दिया गया। वर्तमान में व्यवस्था ये है, जैसे इलेक्शन होते हैं लोकसभा के, 543 सीटों के लिए लोकसभा के लिए इलेक्शन होते हैं, तो पूरे देश को 543 बराबरी हिस्सों में बांट दिया जाता है। लगभग बराबर के हिस्सों में, 543 हिस्सों में पूरे देश को बांट दिया जाता है। तो हर पार्ट से, हर संसदीय क्षेत्र से, हर संसद के निर्वाचन क्षेत्र से एक एमपी चुना जाता है। तो यानी टोटल 543 एमपी चुने जाते हैं। तो हर संसदीय क्षेत्र से, हर निर्वाचन क्षेत्र से एक सदस्य को चुना जाता है। तो एक सदस्यीय चुनाव क्षेत्र की व्यवस्था वर्तमान में। नेक्स्ट इसमें विशेषता आ जाती है चुनाव आयोग की स्थापना। आर्टिकल नंबर 324 के अकॉर्डिंग भारत में एक स्वायत्त, स्वतंत्र और संवैधानिक संस्था की स्थापना करी गई है, जिसका जिसको जिम्मा दिया गया है चुनाव की प्रक्रिया के संचालित करने। चुनावों से जुड़ी जो निर्देशन होता है, चुनावों से जुड़ा जो नियंत्रण होता है, जो पूरी कंट्रोलिंग रहती है, जो जिसके दिशा निर्देश काम करते हैं, जिस जो पूरी मैनेजमेंट रहती है, वो इलेक्शन कमीशन ही डिसाइड करता है। जो भी जैसे रूल करवाने हैं, किस हिसाब से इलेक्शन कंडक्ट करवाना है, कितने चरणों में करवाना है। तो इसके लिए ये पहले जो चुनाव आयोग है वो एक सदस्यीय होता था। 19 लगा लो 25 जनवरी 1950 से लेके
1989 तक जो चुनाव आयोग है वो सिंगल मेंबर्ड ही होता था, एक सदस्यीय होता था। लेकिन फिर 1989 में इसको सदस्य बना दिया गया। बीच में थोड़ा बहुत विवाद चला है, दिल्ली सरकार ने आके फिर एक सदस्य बना दिया। यानी हम लोग ये मान सकते हैं कि 1993 से जो चुनाव आयोग है वो बहुसदस्यीय है। तो वर्तमान में एक मुख्य चुनाव आयुक्त होता है और दो अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। वर्तमान की यदि हम लोग बात करें तो सुशील चंद्रा जो है वो वर्तमान में मुख्य चुनाव आयुक्त हैं। इसके अलावा राजीव कुमार चुनाव आयुक्त हैं। दूसरे जो चुनाव आयुक्त हैं वो अभी रिसेंटली ही जिनको किया गया है, अनूप चंद्र पांडे। तो ये 3 सदस्यीय जो है वो चुनाव आयोग काम करता है। तो चुनावों की पूरी व्यवस्था की कंट्रोलिंग की जिम्मेदारी इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की होती है। नेक्स्ट पॉइंट इसमें आता है स्थानों के रिजर्वेशन की व्यवस्था, आरक्षण की व्यवस्था। जो भी जैसे अरेंजमेंट हमारे यहाँ पर एक सिस्टम है रिजर्वेशन, तो ये जो रिजर्वेशन है ये विधान मंडलों में भी होती है। यानी जो रिजर्वेशन सर्विसेज में भी होती है और विधान मंडलों में भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है। जो राज्यों के विधानमंडल है और जो केंद्रीय विधानमंडल है, देखिए संसद में भी सीटों को रिजर्व रखा गया है और राज्यों के विधानमंडलों में भी सीटों को रिजर्व रखा। 543 सीटों के लिए इलेक्शन होता है। उसमें से 84 सीट है एससी के लिए रिजर्व, यानी जो शेड्यूल कास्ट है, अनुसूचित जाति के लिए 84 सीटों को आरक्षित रखा गया। हाँ, ये जो 84 सीटें हैं इन सीटों से केवल एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाला व्यक्ति ही इलेक्शन लड़ सकता है, कि जो हो फाइट कर सकता है। 47 सीटें ऐसी हैं जहां एसटी को रिजर्वेशन दिया गया है, यानी शेड्यूल ट्राइब्स है। अब हम हरियाणा की बात करें तो एसटी हमारे यहाँ पर नहीं है। हमारे यहाँ पर जाहिर सी बात है एसटी रिजर्वेशन में भी नहीं है। तो जो जहाँ जिन जिन स्टेट्स में अनुसूचित जनजाति जो क्षेत्र है, अनुसूचित जनजाति की जो जनसंख्या है वो ज़्यादा है, तो वहाँ पर इसको एसटी के लिए भी रिजर्व रखी गई। इन सीटों से केवल एसटी कैंडिडेट ही जो फाइट कर सकता है। ऐसा ही स्टेट लेवल पर भी रिजर्वेशन की व्यवस्था होती है। अगर हम लोग हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जैसे 90 लोकसभा क्षेत्र है, 90 एमएलए चुने जाते हैं। तो 90 में से 17 जो सीट हैं वो एससी कम्युनिटी के लिए रिजर्व रखी गई है। तो वहाँ से केवल एससी कम्युनिटी से बिलोंग करने वाले व्यक्ति ही फाइट कर सकते हैं। वही चुनाव लड़ने का उन्हीं को केवल राइट है। तो 17 जो एमएलए होंगे वो एससी कम्युनिटी से होंगे। तो यानी जो रिजर्वेशन की व्यवस्था है वो हमारे यहाँ पर सेंट्रल लेवल पर भी है लेजिस्लेटिव एजेंसीज में, तो स्टेट लेवल पर भी। नेक्स्ट है चुनाव याचिका प्रावधान, यानी इलेक्शन पिटीशन प्रोविजन। देखिए चुनाव जब कंप्लीट हो जाते हैं, जो रिजल्ट है वो डिक्लेयर हो जाता है, उसके बाद यदि या तो वोटर को कुछ ऐसा लगता है कि इस चुनाव में कोई धांधली हुई है, इस चुनाव में कोई गलत कोई तथ्य पेश किया गया है या फिर इसमें कोई इरेगुलरिटी है कोई बड़े स्तर की, तो वो कोर्ट में चैलेंज कर सकते हैं। जो भी इलेक्शन पिटीशन है वो दाखिल करनी पड़ेगी। या तो वोटर कोर्ट में जा सकते हैं, या फिर जो कैंडिडेट फाइट कर रहा था, जो भी प्रतिद्वंदी होता है, तो वो उम्मीदवार भी कोर्ट में जा सकता है और उसके जो भी विजयी हुआ है उसके अगेंस्ट जो इलेक्शन पिटीशन फाइल की जा सकती है। अगर कोर्ट में जो भी जैसे हियरिंग वगैरह होती है, जो प्रोसीजर रहता है, उसके बाद यदि ये निकल के आता है कि इलेक्शन हुआ था वो उसमें भारी कोई बड़ी कोई चूक हुई है, कोई खामी है उसमें, तो इलेक्शन को रद्द कर दिया जाता है। तो एक अपने हमारे यहाँ पर ये इलेक्शन पिटीशन का प्रोविजन। नेक्स्ट है ऐच्छिक मतदान, वॉलंटरी वोटिंग। हमारे यहाँ पर जो अनिवार्य मतदान की व्यवस्था नहीं है, केवल अनिवार्य मतदान की व्यवस्था गुजरात में है और गुजरात में भी स्थानीय स्तर पर है। यानी जो लोकल गवर्नमेंट के जो इलेक्शंस होते हैं पे, तो केवल उस लेवल पर उन्होंने रख रखी है। उन्होंने भी किसी तरह की कोई पनिशमेंट की कोई व्यवस्था नहीं कर रखी है। आजकल नया एक कॉन्सेप्ट है ये कंपलसरी वोटिंग का, अनिवार्य मतदान। कई देशों में पब्लिक के लिए वोटिंग करना कंपलसरी किया हुआ है और यदि उस दिन वोटिंग पब्लिक नहीं कर पाती है तो उसके लिए सज़ा का प्रावधान है। कई देशों में उसके लिए हल्की सज़ाओं का प्रावधान है, कई देशों में कठोर सज़ा भी दी जाती है, या इकोनॉमिक जो एक किस्म से
जुर्माने की जो व्यवस्था है वो भी वहाँ पर होती है, या फिर कोई सोशल सर्विस वो लोग करवा लेते हैं। लेकिन हमारे यहाँ पर ऐच्छिक मतदान है, ये पब्लिक के ऊपर ही डिपेंड करता है कि वो मतदान करना चाहते हैं या नहीं करना चाहते हैं। हालांकि इसके लिए इलेक्शन कमीशन, सामाजिक जो संस्थाएं हैं, जो चुनाव सुधार से संबंधित जो भी इंस्टीट्यूशंस हैं, ये लगातार यही कोशिश रहती है कि कैसे जो मत प्रतिशत है उसको बढ़ाया जाए, और धीरे धीरे जो वोटिंग परसेंटेज है वो बढ़ रही है। लेकिन फिर भी हमारे यहाँ पर कंपल्सरी वोटिंग का प्रावधान नहीं है, ये जनता की इच्छा के ऊपर डिपेंड करता है वोटिंग करनी है या नहीं करनी। नेक्स्ट इसमें पॉइंट आ जाता है सत्ता का प्रावधान। 2013 का सुप्रीम कोर्ट का एक डिसीजन है, जिसके द्वारा सुप्रीम कोर्ट ने भारत के नागरिकों को चुनावों में नकारात्मक वोटिंग का अधिकार दिया, नेगेटिव वोटिंग का राइट जो प्रदान किया। 2014 के जो संसदीय जो इलेक्शन हुए, लोकसभा के इलेक्शन हुए, 16वीं लोकसभा के, उन इलेक्शन में इस प्रावधान को इम्प्लीमेंट करवा दिया। यानी जो नोटा है, NOTA, नोटा का अर्थ है नन ऑफ द अबव। यानी जो ईवीएम में जो क्रम होता है कैंडिडेट्स का, जहाँ पर उनकी पार्टी का नाम, सिंबल, उनकी फोटो वगैरह लगी होती है, तो उसमें वो जो पूरी लिस्ट होती है, उस लिस्ट में सबसे नीचे जो रहता है होता है नोटा, नन ऑफ द अबव। यानी पब्लिक को, यदि वोटर को लगता है कि जो भी ऊपर के नाम दिए गए हैं, इन पार्टियों के कैंडिडेट्स में से मुझे कोई भी पसंद नहीं है, जो भी इंडिपेंडेंट कैंडिडेट खड़े हुए हैं मुझे वो भी पसंद नहीं है, तो वो नन ऑफ द अबव में जाके वोटिंग कर सकता है, यानी वो नोटा का बटन दबा सकता है। तो एक किस्म से ये नेगेटिव वोटिंग का राइट जो सुप्रीम कोर्ट की तरफ से मिला हुआ है। और यदि 17वीं लोकसभा की हम लोग बात करें तो 1.08% जो नोटा का यूज, इतने परसेंट लोगों ने नोटा का यूज किया है। तो यदि ये लगा लो कि ये परसेंटेज बढ़ती है, तो फिर कहीं ना कहीं एक औपचारिक तौर पर एक क्वेश्चन जरूर उठता है कि क्या जो वोटिंग है, तो उसको किस हिसाब से उसका आकलन किया जाए कि लोग नकार रहे हैं कैंडिडेट्स को। नेक्स्ट पॉइंट है ईवीएम और वीवीपैट का प्रयोग। ईवीएम यानी इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन, पहले का जमाना होता था जहाँ पे बैलेट पेपर का यूज होता था। अब जो बैलेट पेपर का यूज है उसमें कागज का यूज होता था ज़्यादा, उसको फोल्ड करके डालना होता था। तो वोटर के लिए भी कहीं ना कहीं उसमें एक परेशानी होती थी। उसकी एक सिस्टमेटिक तरीके से उसकी तह बनानी होती थी उसको, तब वो एनवलप सा बना के उसको जो वो डालना होता था उसको, लेकिन उसमें अवैध घोषित हो जाते थे। तो एक किस्म से ईजीनेस आई है ईवीएम के प्रयोग के द्वारा। 2004 के इलेक्शन में, संसदीय इलेक्शन में सबसे पहले प्रयोग किया गया। तो वर्तमान में ईवीएम के थ्रू ही वोटिंग हो रही है। पब्लिक जो है, जो जो वोटर है वो जाते हैं पोलिंग बूथ के ऊपर, ईवीएम वहाँ पे रखी होती है और बटन दबाया जाता है, जो भी जैसे वहाँ सिग्नल वगैरह आता है उसके बाद ये कंफर्म हो जाता है कि आप डल गया है, ठीक है। तो बड़ा इजी तरीका है। इसके अलावा देखिए जो टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट हो रहे हैं, तो उसका जो प्रयोग है वो इलेक्शन कमीशन चुनावों को एक किस्म से स्मूथली कंडक्ट करवाने के लिए, या फिर उसमें नए प्रयोग करने के लिए भी जो प्रयोग कर रहा है, उसका यूज कर रहा है। उसके लिए वीवीपैट मशीन का भी प्रयोग हो रहा है। वीवीपैट मशीन का जो ईवीएम रखी होती है जहाँ, उसके साइड में ही एक मशीन रखी होती है जिसको वीवीपैट मशीन कहते हैं। ये जो वीवीपैट, जैसे ही आप ईवीएम में बटन दबाते हो, आपने जिस कैंडिडेट के फेवर में बटन दबाया है, यानी जिसको भी आपने वोट दिया है, आप जो वीवीपैट मशीन है उसमें 7 सेकंड तक एक एक स्लिप उसमें निकलती है, वो शो होती है, लाइट जो ऑन हो जाती है। तो आप उसमें 7 सेकंड तक देख सकते हैं कि जो भी जिसको आपने वोट दिया है, क्या आपका वोट उसी को गया है। तो एक पर्ची उसमें शो होती है, एक रिसिप्ट उसमें शो होती है, और वो जो रिसिप्ट होती है उसको आप निकाल नहीं सकते हैं, मशीन में ही वो किस्म से फिर वो रह जाती है। तो केवल 7 सेकंड के लिए वो विजिबल रहती है, उसमें आप देख सकते हैं। तो एक किस्म से ये जो वोटिंग जो लोगों की के द्वारा की गई होती है, उसको उसके वेरिफिकेशन के लिए एक किस्म से इसको वीवीपैट मशीन को इजाद किया गया है वर्तमान में। काफ़ी अच्छा इसका प्रयोग है। नेक्स्ट है परिणाम साधारण बहुमत के आधार, यानी जो हमारे यहाँ पर जो विजयी होने की जो प्रक्रिया है, उम्मीदवारों के जीतने की जो व्यवस्था प्रक्रिया है, तो परिणाम निकालने की जो व्यवस्था कर रखी है वो साधारण बहुमत के आधार पर एक निर्वाचन क्षेत्र में, चाहे वो संसद का हो, चाहे वो राज्य विधानसभाओं का हो, या कोई भी, जिसको सबसे ज्यादा वोट मिल जाते हैं वही विजयी माना जाता है।
जितने कैंडिडेट खड़े होते हैं, मान लो 10 कैंडिडेट खड़े हैं, 15 कैंडिडेट खड़े हैं, जिस कैंडिडेट को सबसे ज़्यादा वोट मिल जाते हैं, प्राप्त हो जाते हैं, तो विजयी माना जाता है। यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं और बता दूँ, बेशक उस कैंडिडेट की जमानत जब्त हो रही हो, और किसी भी कैंडिडेट की जमानत तब जब्त होती है जब, यानी जो सिक्योरिटी राशि नॉमिनेशन पेपर के साथ वो फाइल करता है, तो वो जब्त हो जाती है यदि उसको टोटल वैलिड वोट का छठा भाग यदि प्राप्त नहीं होता है। अब यदि टोटल वैलिड वोट का छठा भाग भी किसी को प्राप्त नहीं है, यानी उसकी जमानत जब्त हो गई है, लेकिन जितने कैंडिडेट खड़े हुए, क्योंकि उसी के सबसे ज़्यादा वोट, जिसकी जमानत जब्त हुई, फिर भी वो जीता हुआ माना जाता है, तो परिणाम साधारण बहुमत के आधार पर डालने की व्यवस्था होती है। बहुत बार इस प्रावधान की आलोचना भी होती है, लेकिन डेमोक्रेटिक सेटअप है, यही हमने यूज कर रखा है। तो इस प्रकार ये कुछ एक जैसे भारत की जो चुनावों से जुड़े जो प्रावधान है, तो उनको हम लोग डिस्कस कर रहे थे, इंडियन इलेक्टोरल सिस्टम के जो फीचर्स थे, जो करेक्टरिस्टिक्स थे, तो उन विशेषताओं को हम लोग डिस्कस कर रहे थे। ओके, थैंक यू स्टूडेंट्स।